हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां। और ये जो ईंट, मनके तथा अस्थियां हैं ये क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। और इस चैप्टर को हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जहाँ पे आप उसे एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। और एक होता है जिससे आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसको लाइफ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आप अगर क्लास 12 पढ़ के तो नहीं छोड़ने वाले हैं, आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, ये टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप आगे कोई भी कंपटीशन फील्ड में जाते हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो वहाँ पे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और चीज़ें जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा बेसिक बढ़ाने के लिए ही एनसीईआरटी इन सब चीज़ों को, इन सब टॉपिकों को डाला गया है। तो मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल में बताऊँगा ताकि आपके एग्जाम को लेकर के और अन्य तरह की जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम को कवर करते हुए आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका समझ विकसित हो कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना था और हम क्या पढ़ें। क्योंकि 12th क्लास में आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो मैं आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। प्लस में जितने भी एमसीक्यू बनेंगे साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारा क्लियर करते हुए चलेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम लोग पूरी डिटेल में करेंगे ताकि आपके एग्जाम में छोड़िए कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तरह का, तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। तो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, क्योंकि जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ा हो, 11 में उतना डीपली नहीं पढ़ा हो और 12 में उससे पढ़ना है, तो वो सोचेगा कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता आखिर होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग एक समाज में रहते हैं, उसी प्रकार से एक पहले एक समाज था जिसके बारे में जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें उसके बारे में पढ़ना है कि वो क्या था, वहाँ का कृषि कैसा था, शहरी नियोजन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खान पान था। इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि पहले हम इस नाम को जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है जिसे क्या कहा जाता था पहले, तो ये हड़प्पा सभ्यता जिसे इंडस घाटी सभ्यता, क्या इंडस घाटी सभ्यता भी जो है सो क्या करता है कहा जाता था। लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर के और 1300 ईसा पूर्व तक जो है सो ये पूर्व तक जो है सो फैला हुआ था। और ये सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ पर, पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में जो है सो स्थित थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले तो ये बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता जिसे किस नाम से जाना जाता था, तो सिंधु इंडस घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल था लगभग कितने समय तक था, तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक जो है फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है सो हड़प्पा नामक प्राचीन शहर से लिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया है, तो जिस प्रकार से हमारे कोई गांव में कोई, मान लीजिए कोई भी चीज़ फेमस होता है तो उसके आधार पे गांव का नाम रख दिया जाता है। मान लीजिए कोई शहर है, उस वहाँ पे कोई चीज़ फेमस होता है तो उसके आधार पर उस शहर का नाम रख दिया जाता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो प्रसिद्ध होता है हमारे यहाँ पे, तो उसके नाम पर जो है सो एयरपोर्ट का नाम रख देते हैं, उसके नाम पे कोई म्यूजियम का नाम रख देते हैं, उसके नाम पे कोई पार्क का नाम रख देते हैं। उसी प्रकार से जो हड़प्पा है वो हड़प्पा नामक प्राचीन शहर था। तो हड़प्पा नामक प्राचीन जो शहर था, प्राचीन मतलब पुराना जो शहर था, उसी के नाम पे जो है सो हड़प्पा सभ्यता ये नामकरण कर दिया गया है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो किस नदी के किनारे था, तो वो जो है सो सिंधु नदी के किनारे था। और यही सिंधु नदी को भी जो है सो इंडस नाम से भी जाना जाता है। अब हमें यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ पहलुओं के बारे में जानना है कि आखिर हम हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार रफली बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जो शहरी नियोजन का पढ़ेंगे कि वहाँ का जो शहर था वो किस तरह से बसाया गया था, शहर में क्या बाथरूम की सुविधा था, क्या लोगों को नहाने के लिए जगह था, क्या वहाँ पे घर बनाने की क्या प्रणाली थी, क्या सड़कें थी, वहाँ पे कैसे बनाया गया था, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। लेखन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों को लिखना पढ़ना आता था कि नहीं आता था। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कृषि व्यापार कैसे करते थे, वहाँ के लोग जो है सो खान पान, वहाँ के लोग जो है सो व्यापार कैसे करते थे, वहाँ के लोग लोगों के साथ में जो अभी हम लोग 1 रुपये देते हैं कोई सामान मिलता है, 100 रुपये देते हैं कोई दूसरा सामान मिलता है, तो उस समय वो लेन देन के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे। सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के
के धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुक का मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बुक में फर्स्ट पेज में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं शहरी नियोजन के बारे में बात करता हूँ। देखिए शहरी नियोजन जो है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। शहरी नियोजन कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में जो सो उन्नत जल निकासी व्यवस्था और सड़कों को सटीक नियोजन की व्यवस्था किया गया था। जितने भी उस समय के उस जगह के जो प्रमुख शहर थे उनमें जल निकासी के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था। सड़क को साफ सुथरा और सटीक नियोजन से बनाया गया था ताकि ये हर एक सड़क जो है सो हर एक लोगों के घर से होते हुए गुजरे, ताकि किसी भी लोगों को किसी तरह की आवागमन में कोई परेशानी ना हो सके। और शहर में सड़क ऐसा ही होना चाहिए कि वो हर एक घर को लगभग कनेक्ट करे, ताकि कोई भी घरों में दुकान खोला जा सके, कोई भी घर के लोग आसानी से व्यापार कर सके। दूसरा था कि शहरों के घरों में बाथरूम और सार्वजनिक स्नानागार की व्यवस्था किया गया था जो सभ्यता को उन्नत को दर्शाते थे। अब देखिए एक प्रचार चला था ना अभी जो चलता था पहले कि जिस घर में बाथरूम की सुविधा हो उसी घर में जो सो बेटियों की ब्याह करनी चाहिए, इस तरह से कुछ चला था। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जगह सेफ माना जाता है हमारी महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जगह सेफ इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि जब उस घर में हर तरह की सुविधाएं हैं, उस जगह की महिलाओं को बाहर ना जाना पड़े, तो वो एक उन्नत किस्म के जो है सो घर माना जाता है, एक उत्तीर्ण लोग माना जाता है, वहाँ के लोग को सर्वसंपन्न लोग माना जाता है। तो वो जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ के हर एक घरों में इन सब चीज़ों की सुविधाएं जो सो देखने को मिलती थी, इसीलिए उसको जो है सो एक बढ़िया कैटेगरी का शहर माना जाता था। लेखन प्रणाली के बारे में क्या कि हड़प्पा सभ्यता में एक लिखित भाषा का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा जो सभ्यता था वहाँ के लोगों को पढ़ना आता था, वहाँ के लोग जो है तो एक लिखित भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बात को समझिए। हड़प्पा सभ्यता अब तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उस समय का कोई भी लोग अभी तक तो जिंदा है नहीं और ना पहले कोई जिंदा था। तो जब पूरी सभ्यता खत्म हो गया, पूरी वो जो समाज में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उस सारे लोग खत्म हो गए, तो लोगों के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्ड, कौन सा चीज़ को लिखा गया, दर्शाया गया है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। और ये चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आता है। बहुत सारे मोहर मिले हैं, बहुत सारे सिक्का मिला है, बहुत सारे पैसा मिला है, लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उनमें जो लिखा हुआ चीज़ है वो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ये हमें आज तक समझ में नहीं आया है। तो लेखन प्रणाली जो थी वो कैसी थी? तो लेखन प्रणाली को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे भी चीज़ों के बारे में आएगा, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा पेज है, हमको लगता है कि ये 60 पेज में मैंने इसको बनाया है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने इसमें। अर्थव्यवस्था कैसी थी वहाँ की? तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था था, जो वहाँ के लोगों को जो आय का साधन था, वहाँ के लोग जो खान पान में जो उपयोग करते थे, वहाँ के लोग जो व्यापार के लिए उपयोग करते थे, वो क्या व्यापार करते थे, अर्थव्यवस्था क्या था, वहाँ के लोगों की आमदनी क्या था, पैसा कहाँ से कमाता था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर था, व्यापार, कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, और कुछ लोग थे जो हस्तशिल्प पर आधारित था, मतलब हाथों से कुछ प्रकार के औजार बनाते थे और उस औजार को लेकर के जो है सो अपने घर द्वार को चलाते थे। वहाँ के लोग गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, इन सब चीज़ों की खेती किया करता था। हड़प्पा के लोग जो है सो व्यापार भी सक्रिय करते थे, मतलब अच्छी तरह से व्यापार करते थे, और व्यापार का विस्तार जो है सो पश्चिम एशिया और अन्य स्थानों तक फैला हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़ा फेमस बनता है वो क्या बनता है कि इसका जो विस्तार था वो कहाँ तक फैला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का व्यापार था वो कहाँ पर, पश्चिम एशिया और अन्य स्थानों तक जो है सो पूरा तरह से फैला हुआ था। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, और कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा ना। सामाजिक संरचना कैसा था वहाँ का? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन पुरातात्विक जो खोज है उससे यह संकेत मिलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो वर्गीकृत समाज में रहते थे। जैसे वर्गीकृत समाज किसे कहते हैं? यहाँ पे कोई उच्च जाति के लोग रह रहे हैं, नीचे
उसके माध्यम जाति के लोग रह रहे हैं और सबसे नीचे जो सो नीचे जाति के लोग रह रहे हैं। मतलब जो ज़्यादा व्यापार करते हैं वो ऊपर में रह रहे हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं वो नीचे बीच में रह रहे हैं, और जो कुलीन वर्ग के लोग हैं जो किसी दूसरे के ज़मीन पे खेती करते हैं वो नीचे रहते हैं। इस प्रकार से चीज़ों का संकेत मिलता है, हालांकि इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। धर्म और सांस्कृतिक जीवन कैसा था? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जब चीज़ों के बारे में पता चला तो हड़प्पा सभ्यता में पूजा की मूर्तियों और धार्मिक वस्तुएं पाई गई है। बहुत सारी मूर्तियां पाई गई है, बहुत सारे धार्मिक चीज़ें पाई गई है, जिससे ये संकेत लगता है, जिससे ये उम्मीद मिलता है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि उनके धार्मिक विश्वासों में जो सो प्राकृतिक पूजा की प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी, और इसीलिए वहाँ के लोगों को जो सो पूजा में भी विश्वास रखते थे। ये आपका बुक का पहला पेज है, ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। अब इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको यही सब चीज़ों के बारे में बताया हूँ और पूरी डिटेल में ही बता रहा हूँ। आपको ये भाषा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। अगला क्या है? शर्तें, स्थान और समय, इनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता उस शब्द से लिया गया जहाँ सभ्यता की पहचान की गई थी, और इसकी सभ्यता के कुल काल 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरणों में 6000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने इसको यहाँ पे लिया है। वहाँ पे हम लोग देखे थे शर्तें, स्थान और समय। अब हम लोग यहाँ पे शर्तें, स्थान और समय के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्थान को लिया है। स्थान को क्यों लिया है? क्योंकि स्थान से आपको समझ में आएगा चीज़ों के बारे में, फिर हम लोग शर्तें के बारे में बात करेंगे और फिर समय के बारे में बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो सिंधु घाटी तक फैला हुआ था, और जो पाकिस्तान और भारत के विभिन्न हिस्सों में बसा हुआ था। ये जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ तक? सिंधु घाटी तक फैला हुआ था। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। कहाँ पे? सिंधु घाटी तक जो है सो क्या हुआ था? फैला हुआ था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता तक फैला हुआ था, जो अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, और कुछ भारत के विभिन्न हिस्सों में बसा हुआ है। जैसे गुजरात का जो क्षेत्र है ना, उसमें लोथल हो गया। गुजरात के क्षेत्र में जो सो लोथल वगैरह आता था, जो आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे। और इस सभ्यता का केंद्र कहाँ पे था? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है सो किसका? हड़प्पा सभ्यता का जो है सो केंद्र बिंदु था, और उसकी सहायता से नदियों के किनारे जो है सो स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों की सूची निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक सभ्यता नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में किन किन सभ्यता के बारे में देखना है? देखो, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग हड़प्पा के बारे में देखना है, जो बताए थे आपको कि हड़प्पा जो जगह था उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता जो सो नाम दिया गया है। हड़प्पा के बारे में देखना, मोहनजोदड़ो के बारे में देखना, धोलावीरा के बारे में देखना है, कालीबंगा के नाम में देखना, लोथल के बारे में देखना, राखीगढ़ी के बारे में देखना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल जो था, और प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था कौन? हड़प्पा, और इसी के नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया गया है। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा गया है कि ये एक अन्य प्रमुख नगर है जो उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो जो है सो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मोहनजोदड़ो जो है सो उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए जो है सो प्रसिद्ध था। अगला, धोलावीरा में क्या कि यह स्थल विशाल जल संरचना और शहर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगर पूछ दे कि विशाल संरचना और शहर नियोजन के लिए, या तो सिर्फ ये पूछ दे कि शहर नियोजन के लिए जो है सो कौन सा प्रसिद्ध था? तो धोलावीरा जो था वो शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा में क्या है कि यहाँ से कृषि गतिविधियों का प्रमाण मिले। कालीबंगा जो है सो कालीबंगा का साक्ष्य क्या है? तो कालीबंगा से जो है सो क्या चीज़ मिला है? कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती है, प्रमाण जो होते हैं, जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में प्रमाण मिला है। अब कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। अब जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है नहीं है? तो जब हम जिस चीज़ों के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे कालीबंगा में कि कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रमाण मिला है, मतलब कुदार हो गया, गैता हो गया, हल हो गया, इन सब चीज़ों का प्रमाण मिला है, उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर जो सो कृषि बहुत अच्छा होता होगा। आगे है कि लोथल, ये लोथल होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सुधारने का दिक्कत है। लोथल होगा यहाँ पे। लोथल जो है कहाँ पे? इंडिया राजस्थान के क्षेत्र में है, और यह स्थल भी जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है वहाँ कृषि आधारित समाज की जानकारी जो है मिलती है। ये सारा साक्ष्य के आधार पर ही मिलता है। राखीगढ़ी, यह स्थल भी जो है सो महत्वपूर्ण है, और यहाँ भी जो है सो हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। देखो, अब प्रमाण क्या होता है? जब देखो कहीं भी खुदाई के दौरान जो है सो मान लीजिए सिक्का मिल गया, और सिक्का जब मिला तो
पुरातात्विक विभाग के जो लोग होते हैं वो जानकारी पता करते हैं कि ये कितना पुराना सिक्का है। और जब वो पुराना सिक्के के बारे में पता करते हैं, पता चलता है कि ये सिक्का तो उस समय का है जब सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, ये तो हड़प्पा सभ्यता का है ना। तो उस समय के सिक्के पर अगर कुछ मोहर मिलते हैं तो उससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो गाय बैल को भी पाला करते थे। अब जब किसी भगवान की मूर्ति मिल जाता है तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय के लोग जो थे वो नटराज भगवान को भी मानते थे, पूजा किया करते थे। उस प्रकार से जब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जब जानकारी होती है तो हमें अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ के लोग, अच्छा वहाँ के लोग सिक्के पे रुपया लिखा हुआ था, मतलब पढ़ाई तो पढ़ तो पा नहीं रहे हम लोग कि क्या लिखा था, वो अपनी भाषा में लिख के चला गया, लेकिन कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब उस समय जो लोग रहते थे उनके लिए भी एक लिपि था, एक भाषा था जिस भाषा का वो प्रयोग करता था। हालांकि वो भाषा हम लोग समझ में नहीं पाते, ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए वो एक अलग भाषा था, उसके लिए वो पढ़ाई का रास्ता था। आगे हम लोग समय के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय था बहुत ही विस्तृत था और इसे सामान्यतः 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो कालखंड है वो बांटा गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता। पूर्व हड़प्पा सभ्यता क्या था? ये लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेके 3300 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था और ये समय तब था जब लोग कृषि करने लगे थे और अस्थायी बस्तियां जो सो बनाना शुरुआत कर दी थी। आपको पता है कि आदि मानव के जो लोग थे वो पहले रहने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया करते थे? वो सब जंगल में, गुफाओं में रहा करते थे और जब जंगल में और गुफाओं में रहा करते थे तो बहुत सारी चीज़ें थी, जानवर, इन सब चीज़ों का डर लगा रहता था। धीरे धीरे जब उन लोगों में चीज़ों के बारे में जागरूकता पैदा हुआ, फिर सब जो है सो आग जला करके रहना चालू किया। और जब जंगल में जब आग लगा और आग लगने के बाद जब कच्चा मांस पहले खाता था और जब कच्चा मांस खाने के क्रम में जब जंगल में आग लगा और जब सारे जो जानवर थे वो दूर दूर तक भाग गया, कुछ जानवर थे जो आग में सीज गया, जब उसे भूख लगा तो उसे खाने का मन किया तो जानवर तो पकड़ के खा नहीं पा रहे थे क्योंकि जो जानवर थे वो दूर दूर तक भाग गया था। तो उन्होंने क्या किया, पका हुआ मांस को खाया और जब पका हुआ मांस को खाया तो उसको लगा कि नहीं 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 नहीं, अब तो कच्चा मांस से ज़्यादा मज़ा आ रहा पका मांस खाने में। तब वो उन लोगों जो चीज़ों को पका करके खाना चालू किया। और ये प्रोसेस कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये सालों साल लगते हैं ये प्रोसेस होने में। तो वो लोगों को धीरे धीरे जब पता चला कि हमें कृषि करना चाहिए और जब लोग कृषि करने लगे, अस्थायी बस्तियां बनाने लगे कि जैसे एक आदमी यहाँ पे रह रहा है, एक आदमी वहाँ पे रह रहा है, एक आदमी वहाँ पे रह रहा है, तो इस हिसाब से जो रहते थे। और जब लोगों को लगा कि नहीं नहीं अब हमें जो है एक साथ में सभी लोगों को रहना चाहिए, जब लोगों में जागरूकता आया, जब वहाँ के लोगों में समझ आई कि अब हमें एक साथ में रहने लगे, तो एक बस्ती के तौर पर बना करके वो सब रहने लगे कि हाँ तुम यहाँ घर बना, हम यहाँ घर बनाते हैं, हम यहाँ घर बनाते हैं और हम लोग साथ में रहते हैं। फिर कोई भी जानवर अगर हमला करता है तो उससे सबको मिल के निपटेंगे। किसी भी तरह का अगर हमला होता है, कोई भी जानवर का आता है, किसी भी कृषि होता है तो हम लोग सब मिलजुल के करेंगे। ये चीज़ों को शुरुआत जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर में होने लगा। और इस काल के जो लोग थे वो धीरे धीरे जो है शहरी जीवन की ओर जो है बढ़ने लगे और छोटे छोटे जो है गाँवों की शुरुआत होने लगा। पहले कुछ लोग, 1-2 लोग एक साथ रहने लगे, फिर 2-4 लोग और आ गए, वहाँ के लोग साथ में रहने लगे। अच्छा, अगर आप इसको एक क्वेश्चन पूछे कि आदि मानव का पालना किस देश को कहा जाता है तो अफ्रीका। आदि मानव सबसे पहले जिस देश में और जिस जगह पे निवास करके रहना शुरू किया था वो अफ्रीका था, है ना। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस समय का मुख्य उत्पाद क्या था? उस समय के लोग जो खेती करना शुरू किया था, क्या खेती कर रहा था? उस समय का जो लोग था, मुख्य उत्पाद था गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया। इन सब चीज़ों का जो है उत्पाद था उन लोगों के द्वारा जो किया जाता था। अगला है कि हड़प्पा काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने पढ़ा, हम लोग हड़प्पा काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा जो काल था वो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला था और ये सभ्यता का सबसे समृद्ध और उन्नत काल था, जिसमें उन्नत शहरी नियोजन, उन्नत जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली जो पूरी तरह से फेमस। और जब ये जो काल आया, हड़प्पा काल आया, तो हड़प्पा काल में लोग जो थे वो रहने के काबिल बन गए थे, लोगों को समझ में आ गया था, उन्नत काल बना दिया था। उस समय के जो लोग थे शहरी नियोजन के, मतलब हाँ हम ये जो रास्ता बना रहे हैं ना, यहाँ मेरे घर से होकर निकल के जाना चाहिए, उधर मेरे घर से होकर निकल के जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान देना चालू कर दिया था। जल आपूर्ति बढ़िया से कर रहा था कि जल पानी इधर से जाएगा उधर से निकल जाएगा। इन सब तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगा करके काम करना चालू कर दिया था। इस काल में बड़े बड़े शहर विकसित हुए, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा। इन सब चीज़ों का जो है विकास जो है उन समय जो है पूरी तरह से हो रहा था। आगे क्या है कि व्यापार और वाणिज्य भी खूब फला फूला और उस समय के लोग जो है व्यापार भी करना चालू कर दिए थे, व्यापार भी अच्छा चलने लगा था। और इन लोगों के बीच में समृद्ध नेटवर्क था, जैसे तुम ये काम कर रहे हैं तो ये करो, हम ये काम कर रहे हैं हम ये करेंगे, है ना। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर सबको एक साथ होकर के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। जो उस समय के लोग थे, अभी के लोग में तो और पैर खींचने पे नीचे लग जाते हैं। और इस काल के लोग जो थे वो लेखन, धातु, विज्ञान, कपड़ा उद्योग,
कलाष्ट, दक्ष में दक्ष थे। उन समय के लोग जो थे ना, वो धातु का औजार बनाने में प्रसिद्ध थे, तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, तरह तरह के औजार बनाते थे। और हर जगह के लोग हर तरह के औजार नहीं बना पाते थे। यहाँ के लोग कुछ औजार बनाए, दूसरे जगह पे लेके बेच दिए, और इस तरह से उन लोगों के द्वारा जो अपनी जो जीवन शैली था उसको चलाया जा रहा था। अगर आज तीसरा काल के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो तीसरा हम लोग देखते हैं कि पश्चात हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा काल के बाद का जो समय था, है ना, पश्चात के बाद का समय, लगभग 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक एक समय चला था। और इस काल में हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहरों का जो पतन होने लगा था। जो मुख्य शहर था हड़प्पा सभ्यता का, वो धीरे धीरे जो पतन होने लगा था, गायब होने लगा था। और इसके पतन का कारण क्या था, तो मतलब एक क्वेश्चन कई बार आपके जेक में क्लास 12 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या। हालांकि मैं इसको पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, यहाँ मैं छोटा सा बताता हूँ। कुछ कारण, पतन का बहुत सारे कारण है। पहला कारण दिया गया था जलवायु परिवर्तन, दूसरा जो कारण दिया गया था नदियों का सूखना दिया गया था, तीसरा जो दिया गया था शहरी आक्रमण दिया गया था, और चौथा जो दिया था पर्यावरणीय असंतुलन में शामिल हो जाना। बहुत सारा तरह का चीज़ें दिया गया था। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। इसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में जीवन की संरचना बदलने लगी थी, और छोटे छोटे गांव में जो जो लोग थे वो बसने लगे थे और बस करके रहते थे। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों के बारे में आपको बात किया था कि मैं 3 चीज़ों के बारे में देखूंगा। पहला क्या था हम लोग का, शर्तें, स्थान और समय। मैं आपको अभी टोटल सिर्फ और सिर्फ स्थान के बारे में बताऊँ कि स्थान का विस्तार कैसे हुआ था। अब हम लोग शर्तें के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग समय के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था पश्चात काल के बारे में। अब हम लोग शर्तें देखते हैं कि क्या क्या शर्तें थे। हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट बनाने वाले कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थे। क्या ऐसा चीजें थी जो हड़प्पा सभ्यता को एक विशिष्ट बनाता था, क्या जो अलग बनाता था, है ना, एक मजबूत सशक्त बनाता था। क्या क्या कारण था, तो पहला जो कारण था वो शहरी नियोजन था, कि वहाँ के लोग जो थे वो अच्छे तरह से जो बिल्डिंगें बनाते थे, अच्छे तरह से घर बनाना चालू कर दिया था। जैसे कि लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में उन्नत शहरी नियोजन देखा गया था। उन्नत शहरी नियोजन मतलब लोगों को शहर को बसाने का जो तौर तरीका था, शहर को बसाने का तौर तरीका कि रास्ता इधर से निकलेगा, ये रास्ता आपके घर को टच करके निकलेगा, ये रास्ता इसके घर को टच करके निकलेगा, ताकि हर लोगों के घर को और जो रोड था उसका कनेक्शन बना रहे। इस प्रकार का नियोजन देखा गया था। शहरों में सटीक रूप से निर्मित सड़कों, जल आपूर्ति, जल निकासी प्रणाली और बड़े छोटे भवनों की जो संरचनाएं थी, उन सब चीज़ों पर भी जो क्या दिया गया था, ध्यान दिया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में योजना के तहत सड़कों का निर्माण हुआ था, और ये सड़क एक दूसरे को समलंब या समकोण पर जोड़ती थी। मतलब एक ऐसा डिजाइन लेके बनाया जाता था ताकि हर किसी का घर जो है सो मेन सड़क से जुड़ जाए। घरों के अंदर में बाथरूम हो गया, सीवेज हो गया और जल निकासी प्रणाली थी जो व्यवस्थाओं को उन्नत दर्शाती थी। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये चीज़ें वहाँ पे थी। देखो भाई, जब घर का खुदाई हुआ, जब वहाँ के ज़मीनों के बारे में खुदाई हुआ तो एक घर मिला, और जब उस घर को देखा गया, उस घर को जाना गया, उस घर को रिसर्च किया गया, तो उस घर में ऐसा मिला कि सड़क भी मिला, सड़क के किनारे घर मिला, और घर के अंदर बाथरूम का सुविधा था, जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था थी। और इन सब चीज़ों के आधार पर ये आइडिया लगा करके और निकाला गया कि वो हड़प्पा सभ्यता इतना ज़्यादा विकसित क्यों हुआ। तो अगर आपको अभी बोला जाएगा कि यार बताओ हमको कि रांची शहर जो है वो इतना ज़्यादा विकसित क्यों है, जमशेदपुर जो है सो इतना फेमस क्यों है, तो बताओगे ना कि भैया जमशेदपुर फेमस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो सो आयरन स्टील फैक्ट्री है, ये है वो है, हज़ार तरह का टाटा ने जो सो उसको बना के रखा हुआ है। वहाँ पे अच्छा लाइटिंग है, अच्छा रोड है, अच्छा सड़क है। तो वो अच्छा रोड, अच्छा सड़क, अच्छी बिल्डिंगें ही तो एक शहर को जो है एक अच्छा शहर बनाता है। तो ये सब चीज़ें थी, वहाँ के शहरी नियोजन अच्छा है, बोकारो का शहरी नियोजन अच्छा है, जमशेदपुर का शहरी नियोजन अच्छा है, तभी तो वो बड़ा शहर बन पाया है ना। तो हड़प्पा सभ्यता भी बड़ा शहर इसीलिए बन पाया क्योंकि वहाँ पे शहरी नियोजन अच्छा था, वहाँ की घरें अच्छी थी, वहाँ की सड़कें अच्छी थी, वहाँ के घरों में हर तरह के सुविधा मिल रहा था, वहाँ की जो रास्ते थे वो हर एक घर को कनेक्शन करती थी, वहाँ के घरों में बाथरूम सीवेज की सुविधा थी, वहाँ के लोगों को रहने के लिए एक अच्छा परिवेश था, अच्छा वातावरण था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इतना ज़्यादा जो है फेमस हुआ था। आगे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य। वहाँ के लोग व्यापार करते थे, क्या व्यापार करते थे, कैसे व्यापार करते। हड़प्पा के लोग व्यापार में सक्रिय थे। वहाँ के जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करने में सक्रिय थे, और उनका व्यापार जो है सो भारत में, अफगानिस्तान में, पश्चिमी एशिया में और मिस्र तक जो है सो फैला हुआ था। अगर
चारों ऑप्शन दे दिया आपको कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो कहाँ था। अभी देखिए अब कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जब मैंने कहा था, बोला था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो एशिया तक फैला हुआ है। फिर मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार के लिए जो किन किन देशों से जाते थे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ पर व्यापार करते थे, तो भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मिस्र तक फैला हुआ था। तो यही सब चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बोलता हूँ, डिटेल में बताऊंगा। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना और उसके बाद जो एनालिसिस होगा उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ें। मैं आपको रफली अगर शुरू में पढ़ा के चल जाऊँ कि हाँ कोई भी शहर को जो सो, अभी मैं आपको 1 घंटे में अगर चैप्टर कंप्लीट करना हो तो मैं क्या करूँगा पता है, आपको बताऊँगा शर्तें, कि कुछ विशेषताएं शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहला बोलूँगा शहरी नियोजन, दूसरा बोलूँगा व्यापार और वाणिज्य, तीसरा बोलूँगा धातु विज्ञान कला, चौथा बोलेंगे लेखन प्रणाली, फिर बोलेंगे धर्म और संस्कृति। खत्म। मैं आपको धर्म और संस्कृति में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, वाणिज्य और व्यापार में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा। मैं आप शहरी नियोजन में आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जो पढ़ाई होता है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल के तो चला जाता है कि टीचर की यहाँ पे हाँ इस चीज़ से क्वेश्चन आ जाएगा। भाई 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता एंड से। अगर आप ऑफलाइन में मेरे पास होते ना तो मैं आपको ऑफलाइन में इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 7 दिन का समय लेता, मतलब 7 घंटा, है ना। और इसी कंटेंट के साथ, इसी चैप्टर के साथ 7 घंटे का समय लेता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बैक टू बैक एक एक चीज़ों को समझा रहा होता। मैं जब एक चीज़ों को समझाता फिर किसी के मन में कुछ सवाल आता, मैं उस डाउट को लेता, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो इस तरह से जो 7 घंटे पूरे लेक्चर में लग जाते हैं। तो मैं आपको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप यूपीएससी का भी अगर तैयारी करो ना तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल हो। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी तक इसको जो जरूर से जरूर शेयर करें। आगे हम लोग देखते हैं शहरी नियोजन तो देख लिया हम लोग, फिर देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे व्यापार में सक्रिय थे। उनका व्यापार भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पश्चिम एशिया और मिस्र तक जो है सो फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से क्या क्या चीज़ें मिला, देखो गहने जो है सो देखने को मिला है, वस्त्र जो है सो देखने को मिला है, पत्थर की मूर्ति मिला है, इन सब चीज़ों का प्रमाण मिला है। और इन सब चीज़ों के आधार पे ही तो बताया गया ना कि गहना मिला है, वस्त्र। तो गहना को बनाने के लिए कुछ लोग होंगे जो गहना को बना रहे होंगे, वस्त्र है तो कुछ लोग वस्त्र को बना रहे होंगे, पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए कुछ लोग होंगे, सिल्क होंगे और ऊन बनाने वाले लोग होंगे। अब बताओ जो गहना बना रहा हो क्या वस्त्र बना रहा है? नहीं। जो वस्त्र बना रहा हो क्या गहना बना रहा है? नहीं। तो जो गहना बनाने वाला लोग है वो वस्त्र ले रहा है, खरीद रहा है। जो गहना बनाने वाला लोग वो पत्थर की मूर्ति खरीद रहा है। जो गहना बनाने वाला लोग है वो सिल्क और ऊन से बने हुए वस्त्रों का प्रमाण खरीद रहा है। जो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला है वो गहना खरीद रहा है, पत्थर की मूर्ति वाला कपड़ा खरीद रहा है। तो इस तरह से व्यापार होता था ना। हम अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ों का उपयोग, हम अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हम कोई एक चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, बाकी हम उन सब चीज़ों, हमको अगर घर बनाना है, अगर हमको घर बनाना है तो हम घर में मिस्त्री का काम भी नहीं कर सकते, हम लेबर का काम भी नहीं कर सकते, हम ईंट लाने वाले का काम नहीं कर सकते, हम मसाला बनाने वाले का काम नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं, क्या? हम किसी को पढ़ा सकते हैं। अब हम जब किसी को पढ़ा सकते हैं तो हमको वहाँ से कुछ पैसे आएंगे, हम उस पैसे से उस सारे काम को करवा सकते हैं। अगर हम बोले हम ही घर बनाएंगे, मिस्त्री काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, हर काम करेंगे, ये काम नहीं हो पाता। तो व्यापार कैसे चलता है? हम दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, है ना। हम दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, दूसरा मेरी ज़रूरत की चीज़ें बनाती है। हम कुछ चीज़ें उससे खरीदते हैं, कुछ वो चीज़ें हमसे खरीदता है, और इस प्रकार से जो है व्यापारिक लेन देन होता है। आगे है कि सिंगली और टेम्पल जैसी वस्तुएं पाई गई है जो विदेशी व्यापार को दर्शाती। कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो बताता है कि विदेश से भी व्यापार जो है सो होता था। और जैसे सिंगली हो गया और टेम्पल हो गया, इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि व्यापार जो है सो सिर्फ अभी नहीं, व्यापार जो है सो कहाँ कहाँ हो रहा था, तो विदेशी व्यापार भी। धातु विज्ञान और कला। देखिए हड़प्पा सभ्यता में धातु विज्ञान में बहुत उन्नति थी और वे ताम्र, कांस्य और सोने का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आप ऐसे ही हल्के में मत लो। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही उन्नत थे, किसमें? धातु विज्ञान में। और धातु विज्ञान में क्या क्या चीज़ें थे उनके पास? तो धातु विज्ञान में तांबा हो गया, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, कांसा, ब्रॉन्ज और सोने का उपयोग किया करता था। इन सब चीज़ों का बहुलता था उस समय लोगों के पास, इन सब चीज़ों तक पहुँच था उन लोगों का। सोचिए आप कि कितनी बड़ी सभ्यता था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। उनकी कला और शिल्प कार्य बहुत विकसित थे। जो लोगों का द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती थी, जो सोने चांदी आभूषणों पर जो डिजाइन बनाए जाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा जो सो आकर्षित होते थे। जैसे कि सील हो गया, मुद्राएं हो गया, मूर्तिका हो गया,
कलाकृतियाँ हो गई, इन सब चीज़ों को जो बनाए जाते थे, कलाकारी जो किया जाता था, मूर्ति को बनाया जाता था, गहने को बनाया जाता था, ये सभ्यता के जो लोग थे वो सांस्कृतिक रूप को दर्शाते हैं। और इन सब का जो देखने को मिला है, इन सब चीज़ों का जो नमूना एक तरह से कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो प्रमाण देखने को मिला है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग कितनी ज़्यादा चीज़ों में समझ रखते थे, कितनी ज़्यादा मेहनती थे, कितनी ज़्यादा कलाकारियाँ था उसके अंदर में कि चीज़ों को बनाते थे। उन समय के लोगों में एक चीज़ था कि टाइम बहुत मिलता था, और टाइम मिलने के कारण किसी भी चीज़ों पे आकृति जो बनाया जाता था वो धीरे धीरे डिजाइन के साथ में बनाया जाता था। अभी किसी भी इंसान के पास टाइम ही नहीं है जो उस चीज़ पे ध्यान दे सके। लेखन प्रणाली जो थी उस समय का वो कैसी थी, तो लेखन प्रणाली के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक लिखित भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये जो भाषा था पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा लिपि के कई प्रतीक मिले हैं देखने को, शिल मुद्राएं मिले हैं देखने को, और इसके अलावा अन्य वस्तुओं पर पाए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वो लिखा क्या गया है। ये आप एक मूवी को देखे होंगे, ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो एक मूवी है, जिस मूवी में भी इस चीज़ को दिखाया गया कि एक पत्थर मिलता है, जिस पत्थर पे क्या लिखा होता है इस पे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्या लिखा हुआ ये देखा जा सकता है, लेकिन क्या लिखा हुआ ये पढ़ा नहीं जा सकता है। और यह लिपि जो से चित्रात्मक प्रतीकों के रूप में थी, जो शायद प्रशासनिक या धार्मिक कार्यों के लिए जो से उपयोग किया जाता था। जैसे संस्कृत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखा हुआ है जो हम लोग खुद नहीं पढ़ पाते। जो उर्दू में कोई चीज़ लिखा हो तो जो लड़का उर्दू नहीं जानता वो इस चीज़ को नहीं पढ़ सकता है। उसी प्रकार से उस समय के लोग किन किन भाषाओं का प्रयोग किए, क्या लिख कर चले गए, वो किसी को आज तक पता नहीं चला। आगे हम लोग देखते हैं धर्म और संस्कृति के बारे में। और धर्म और संस्कृति क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ के लोग जो थे वो पूजा की मूर्तियों, धार्मिक प्रतीक और उपासना के स्थलों के जो अवशेष मिलते हैं। स्त्री पुरुष या प्राकृतिक तत्वों की पूजा के प्रमाण में देखने को मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक विश्वासों में प्राकृतिक तत्वों की जो पूजा होती थी, वहाँ के लोग जो थे उस समय के जो लोग थे वो पूजा पाठ में भरोसा रखते थे, पूजा पाठ किया करते थे, इन सब चीज़ों पे देखते थे। पशु पूजा विशेषकर जो बैल, हाथी आदि और प्राकृतिक देवताओं की पूजा भी कही जाती थी। उस समय के जो लोग थे विशेष करके बैल, हाथी, इन सब चीज़ों की जो प्राकृतिक देवता थे, प्राकृतिक देवता की पूजा किया करते थे। और मतलब उस समय के लोगों को राम नहीं पता था, उन समय लोगों को ये कृष्ण भगवान पता नहीं था, उस समय के लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं था। उस समय के लोगों के सामने जो चीज़ें उनके लिए विशेष करके और लाभदायक होती थी, उन्हीं चीज़ों को उन लोगों के द्वारा जो से क्या करता था, ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता था, पूजा जाता था। जैसे पशु का पूजा किया जाता था, पेड़ की पूजा किया जाता है, बैल, हाथी का पूजा किया जाता है। क्यों? क्योंकि बैल, हाथी, इन सब हाथी का काम बोझा ढोने में काम आता था, बैल जो है हल जोतने में काम आता था। इन सब चीज़ों के द्वारा जो है लोगों को धीरे धीरे प्राकृतिक चीज़ों से जो पूजा पाठ किया करता था। आगे हम लोग देखते हैं कृषि के बारे में, है ना। कृषि को मैं यहाँ से थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हुआ क्या? अरे बाबा, ये तो गायब हो गया। गायब हो गया। हम लोग कृषि के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट यहाँ से गायब हो गया, हालांकि पीडीएफ में जो दूंगा उसको यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जिससे क्या क्या कृषि किया जाता था यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। एक मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा। कृषि, और इसको ये मैं कर दूं अंडरलाइन। कृषि, हड़प्पा सभ्यता में कृषि ने जो सो क्या निभाया था, प्रमुख भूमिका निभाई थी। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, इन सब चीज़ों की उसमें जो सो खेती किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था उस समय का अच्छा होता था, नदियों से पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों में जो सो कृषि में भागीदारी थी, जैसे कि बैल और बकरी हो गया, इन सब चीज़ों का जो सो भागीदारी था। आगे देखते हैं सभ्यता का पतन क्यों हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको, है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन, आपको आंसर में भी इसी प्रकार से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कई कारण था, है ना। पहला कारण लिखना है जलवायु परिवर्तन। फिर लिखना है कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एक बड़े जलवायु परिवर्तन ने सिंधु नदी के प्रवाह को प्रभावित किया और जिससे सिंचाई की समस्या जो है समाप्त हो गई। दूसरा लिखना है आपको नदियों का सूखना। प्रमुख नदियों जैसे सिंधु और
घाघर नदी सूख गई जो कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी और फिर वहाँ के लोग प्यासे प्यासे मर गए। फिर आक्रमण के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि बाहरी आक्रमणों ने भी जो है सो सभ्यता का पतन में जो है सो योगदान दिया था। और फिर लास्ट ऑप्शन लिखना है कि आंतरिक संघर्ष और असंतुलन भी समस्या के पतन का कारण हो सकता है। देखिए इन सब कारणों का उदय कैसे हुआ। अगर कोई व्यक्ति आया जिन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो थे ना वो जलवायु परिवर्तन के कारण सारे मर गए और जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो सभ्यता था पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर कुछ लोग आएंगे सोचेंगे और वो बोलेंगे कि यार जलवायु परिवर्तन के कारण कोई लोग कैसे मरेगा। मान लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने सिंधु नदी को प्रभावित किया, ठीक है, जिससे सिंचाई की समस्या हुई। तो उस समय के जो लोग थे जब उसको इतना आइडिया था कि उन्होंने अच्छा घर बनाया, उन्होंने अच्छा बिल्डिंग बनाया, उन्होंने अच्छा सड़क बनाया, अच्छा घर में वॉशरूम का सुविधा बनाया, हर तरह की सुविधाएं बनाई, तो क्या उसे ये नहीं पता होगा कि ज़मीन के अंदर पानी निकलेगा, है ना। और जब नदी सूख गई तो क्या वो कुआं नहीं बना सकते थे? वो कुआं बना सकते थे ना, और उससे पानी निकाल के वो जिंदा रह सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि उस समय के लोगों के दिमाग नहीं था। तो ये तो कारण को मैं नहीं मानूंगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का मृत्यु हो गया और वो पूरी तरह पतन हो गया। दूसरा साइंटिस्ट को आया जिन्होंने कहा कि नदियों का सूखना एक प्रभावित कारण है। अब सोचिए कि फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर नदी सूख गई तो वहाँ के लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं थे। जिन लोगों को व्यापार के बारे में पता हो, जिन लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में पता है, क्या उसको ये नहीं आइडिया होगा कि ये पानी कहाँ से आ रही है? क्या उसमें बारिश नहीं होती थी? होती थी। तो बारिश होती थी तो उन लोगों को पता होगा कि इस प्रोसेस के द्वारा आता है। तो क्या वो ज़मीन के अंदर में जो है खुदाई करके और पानी नहीं निकाल सकता था? क्या वो कुआं कोड़ करके पानी नहीं निकाल सकता था, है ना, और इस तरह से जिंदा रह सकते थे? लेकिन नहीं। कुछ लोगों को फिर लोगों ने कहा कि कुछ आक्रमण कर दिया हो गया। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आक्रमण कर दिया होगा, बाहरी आक्रमणों ने सभ्यता के जो पतन में योगदान दिया। तो यार कोई भी अगर बाहरी आक्रमण करेगा तो ठीक है, वहाँ के सभी लोगों को मारेगा क्यों? वो वहाँ पे शासन कर लेगा अपना, और शासन करने के बाद में वो जो व्यक्ति ने इसके ऊपर हमला किया वो तो आदमी होना चाहिए, वो तो सभ्यता को आगे लेके जाता ना, लेकिन सभ्यता खत्म तो नहीं होता। तो ये भी कारण को हम नहीं मानेंगे। कुछ लोग आए फिर कहें कि आंतरिक संघर्ष और असंतुलन के कारण ये सब हुआ। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जिस कारण से ये सभ्यताओं का पतन हुआ है। हालांकि किसी को भी ये एग्जैक्ट कारण नहीं पता। आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे। पहला जलवायु परिवर्तन देके डैश देना है और फिर इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे इसको देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वैसे आपको भी हाईलाइट करना है ताकि आपको एग्जाम में नंबर ज़्यादा मिले। आप इसको अलग पॉइंट, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी इधर से जितने भी है उसको ब्लू पेन से लिखना है। आपको इसको जो है सो ब्लैक पेन से लिखना है, इसको इधर जितना भी है उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। लो मैं भी ब्लू कर देता हूँ, इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है, और जितने भी हैं इधर ब्लू पेन से लिखना है, और बाकी जो होंगे उसको ब्लैक पेन से लिखना है। और इस तरह से आपको आकर्षण बढ़ेगा, है ना। कॉपी को आप जो भर के रखोगे उसको आकर्षण बढ़ेगा और आपको एग्जाम में नंबर ज़्यादा मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि स्थान कहाँ पे है इसके बारे में नहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान और भारत तक फैला हुआ था। समय क्या था? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक था। विशेषताएं क्या थी इसका? जितना पढ़ाया मैंने उस सब का सारांश है यहाँ पर। शहरी नियोजन था, व्यापार कला था, कृषि जल और आपूर्ति प्रणाली, लेखन प्रणाली था। सभ्यता का पतन क्यों हुआ? तो जलवायु परिवर्तन के कारण, नदी के सूखने के कारण, और बाहरी आक्रमण के कारण, और कुछ आंतरिक संघर्ष के कारण। जो मैंने यहाँ से ऊपर आपको पढ़ाया उन सब चीज़ों को इन 4 लाइनों में मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ताकि आप जब याद रखो तो ये 4 लाइनें याद रखो जो आपको एग्जाम में और पूरी तरह से हेल्प करे। ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें और यहाँ तक की बातें आपको समझ में आया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ कैसी थी, उस समय मोहनजोदड़ो का क्या था, धोलावीरा क्या था, कालीबंगा क्या था, राखीगढ़ी क्या था, लोथल क्या था। जैसे मैंने आपको कहा था ये लोथल का टाइपिंग यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, लोथल मैंने खुद से टाइपिंग किया, देख रहे हो, लोथल। उसके बाद हम लोग फिर
बस्तियाँ कैसे बनी थी इसके बारे में पढ़ेंगे, बस्तियों का जल विकासीय प्रणाली कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर बस्तियों का आवास के बारे में पढ़ेंगे, बस्तियों के सामाजिक व्यापारिक जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से टोटल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे आरंभ का समय, निर्वाह का तरीका, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आरंभ में क्या हो रहा था। इन सब चीज़ों पे भी जो हमें ध्यान देनी है, धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। आज पार्ट 1 में हम लोग यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग जो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बस्तियों से शुरू करेंगे। और उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हो, और चीज़ें अगर समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सभी दोस्तों में भी जो है सो जरूर से जरूर इसको शेयर करें। और वीडियो में कहीं भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नज़र आता है या लगता है कि कुछ बेहतरीन हो सकता था या हो सकता है, तो आप ज़रूर बताएं। नोट्स में आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं होगा, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ एक एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी एससीईआरटी हर तरह के बुक को मिला करके इसको बनाया गया है। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी एग्जाम से, आपको एससीईआरटी पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। और ऐसा समझ में आएगा कि आप जीवन में कभी भूलोगे भी नहीं। और ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसी चीज़ को फिर से जा करके, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, या एसएससी का करते हो, बैंकिंग का करते हो, रेलवे का करते हो, टीचिंग का करते हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, वहाँ पे इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वहाँ पे फिर से आपको पढ़ना है। और जब वहाँ पे टीचर आपको शॉर्ट में पढ़ा के निकल जाएंगे, आपको दिमाग में घुसेगा भी नहीं कि ये क्या चीज़ें था। देखिए, अधिकतर लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो पीजी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे क्लास के, तीसरे क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। आप क्लास 12 में हो, अगर आप 6 क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे, अगर आप 8 क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो आपका पढ़ाई बेकार है भाई। इसीलिए आपको पढ़ना इस तरह से है ताकि आप किसी और को पढ़ा पाओ। अगर आप अभी 12 क्लास में हो तो आप ये भरोसा रखो कि आप 11 क्लास के बच्चे को आसानी से समझा सकते हो। और अगर आपके आसपास में 11 क्लास का कोई बच्चा है, अब उसे आप चैप्टर का नाम सुन के पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दो, तो समझ में आता कि आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस तरह काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, अपना भी, अपनी फैमिली का भी। इससे अच्छा है कि आप किसी इनसी चीज़ों पे ध्यान दो जो चीज़ें आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये प्यार मोहब्बत की बातें सब बोलने की बातें होती है, ये सब रियल लाइफ में ये सब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जब 2 लात खाओगे फिर लौट के इसी चीज़ पे आओगे। इससे अच्छा है कि अभी ये आ जाओ। हमारे बोलने से तो नहीं आओगे, लेकिन हाँ, लात खा के जरूर आओगे। इसीलिए थोड़ी सी लापरवाही को कम करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दो और बेहतरीन ढंग से पढ़ो, ताकि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। ऐसी चीज़ों को पढ़ो जो एक बार पढ़ो और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। 1 शॉट्स 1 घंटे में पूरा कंप्लीट मैं भी आपको करवा देता, लेकिन मैं आपको करवा करके और एग्जाम में पास नहीं करवाना चाहता, मैं आपको ज़िंदगी में पास करवाना चाहता हूँ। मैं आपको औरों की तरह ही नहीं बनाना चाहता जो एमए करके, बीए करके किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, और जो 5 क्लास के एक बच्चे को ट्यूशन ना पढ़ा पाए, जो 8 क्लास के बच्चे को ट्यूशन ना पढ़ा पाए, वो पढ़ाई आपका बेकार है। आप पढ़ो इस तरह कि आप किसी को पढ़ा पाओ। मेरा एक ही सिद्धांत है, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में बताता हूँ, इतने डिटेल में पढ़ाता हूँ, ताकि आप किसी दूसरे को, अगर इस चैप्टर को अपने दोस्तों को आप एक्सप्लेन करने जाओ, तो वहाँ पे आप इतनी आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो ताकि वो आपका दोस्त बोले वाह यार कितनी इंटेलिजेंट है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें कब आएगा, जब आप बेहतरीन ढंग से उसे पढ़ोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू। और अगर आप चैनल इसको पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके और सीधा तो आप प्लेलिस्ट में जो है सो क्लास 12th हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है सो पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। और अब इस तरह से पूरी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। मैं आपको लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह मैं आपको पढ़ा करके रख रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, बाय, टेक केयर।